आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशंस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपने सबसे पहले बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ पे आप वर्नियर थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा, वहाँ पे आपने वीबीटी पढ़ी, सीएफटी पढ़ी और एलएफटी पढ़ा। और वीबीटी के अंदर ही आप सीएफटी के अंदर ही आप पढ़ते हो जेटीडी, सीएफटी का एप्लीकेशन, जेटीडी का एप्लीकेशन, और उसके बाद आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म की, यानी कि यहाँ हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस की और वो किस किस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि सी पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हर बार मिलते हैं, और इसमें भी बी पार्ट में आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। अगर IIT JAM की बात की जाए तो IIT JAM में जनरली आपका जो क्वेश्चन बनता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है, जहाँ हम पढ़ते हैं ट्रांस इफेक्ट। अब हमें इस कोऑर्डिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ते क्या क्या हैं, तो 1 बाय 1 बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की यहाँ बात होगी। सबसे पहली रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस मैकेनिज्म के अंदर। और तीसरा यहाँ पे बेसिकली हम मिसलेनियस रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फोटोकेमिकल रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, और टेम्पलेट रिएक्शंस की बात करेंगे। टेम्पलेट रिएक्शन आज से पहले, इससे पहले इस टेम्पलेट रिएक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आपके एग्जाम में पूछ ले। और यहाँ पे एक रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे एनेशन रिएक्शन। और भी अगर हम बात करें तो एक और टाइप दे रखा है, मेंशन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन वो बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो यहाँ हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एज लेबाइल एंड इनर्ट। ध्यान दीजिएगा, ये 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिखे, इनके बारे में हम सीखेंगे पहले लेक्चर के अंदर। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, तो यहाँ पे जब बात होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पे फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पे फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और उनका मैकेनिज्म। अगर यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 टाइप के मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एक आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म, और एक आपके पास इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे हम टाइप ऑफ मैकेनिज्म बात डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी पढ़ेंगे, ध्यान देना, इसी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कहानी पढ़ेंगे, तो हम ये भी पढ़ेंगे किस किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन शो करते हैं। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कई बार सवाल आया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में भी हम 3 कहानी पढ़ेंगे, एक आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एक आपका बेसिक हाइड्रोलाइसिस, और एक आपके पास यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। यानी कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप सबने पहले सुना भी होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी। यहाँ पे अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जनरली वो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप
वहाँ पे हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांस इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? ट्रांस इफेक्ट। तो देखो जो भी एक एक टॉपिक मैं आपके पास यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में हम एक बात और डिस्कस करेंगे, वो आपके पास है, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे हम वहाँ बात करेंगे, चिलेशन की बात करेंगे, क्लैथ्रोचिलेशन की बात करेंगे और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करेंगे। तो वहाँ पे ये सारे इफेक्ट हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम जनरली 2 मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, आपने सुना भी होगा। वन इज ISM एंड सेकेंड इज OSM, इनर स्पेयर मैकेनिज्म, और दूसरा आपके पास आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। यानी कि कोऑर्डिनेशन रिएक्शन में ये सारी बातें हमें सीखनी है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेबाइलनेस और इनर्टनेस की। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, ISM, OSM, और इधर आपके पास फोटोकेमिकल रेडॉक्स रिएक्शन, टेम्पलेट रिएक्शन, एनेशन रिएक्शन, कंप्लीमेंट्री, नॉन कंप्लीमेंट्री रिएक्शन, वो हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे। सुनिएगा, सबसे पहली बात जो हमारा केस अराइज हुआ है, यहाँ हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो एक एक बात आपने यहाँ पे सीखनी है। अगर आप इसको बुक की बात की जाए तो बेसिकली आप इसको मिसलर टार्क से पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शंस। दूसरा आप हुई से पढ़ सकते हैं, हुईगेटर से पढ़ सकते हैं और एके दास से पढ़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहली बात। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जाए तो आप सबने सुना होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में आपके पास एक लिगेंड आएगा और दूसरे की जगह वो उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि एक लिगेंड का आना और दूसरे लिगेंड का जाना। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तीनों मैकेनिज्म पढ़ेंगे, डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव, इंटरचेंज। सही है। यहाँ पे केवल हमें एक बात सीखनी है इस लेक्चर के अंदर, ध्यान देना। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स है मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया MLNX, ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे Y लिगेंड आपका आ रहा है, यानी कि X को आपके पास, मान लो X आपका जाने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे Y आ जाए और यहाँ से X चला जाए। ये एक सिंपल सी मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे लिखी है। अब कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहली बात, वो इस कॉम्प्लेक्स के बिहेवियर पे डिपेंड करेगी कि ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के बिहेवियर को हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहली टर्म जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एनालाइज करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनालिसिस। अब ये काइनेटिक एनालिसिस क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो काइनेटिक एनालिसिस की बात करें तो आपको पता है काइनेटिक वर्ड आते ही आपके पास दिमाग में रेट जाता है। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक एनालिसिस कही जाए तो वहाँ पे हम एक बात डिस्कस करते हैं, जनरली इसको हम डील करते हैं थ्रू हरेनियस इक्वेशन। हरेनियस इक्वेशन आपके पास काइनेटिक्स में क्या होती है, K = A × e⁻⁻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 ⁻
इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस EA/R 1/T2 माइनस 1/T1, ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनालिसिस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? एक वो कंपाउंड जिनका हाफ लाइफ टाइम, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से कम है, 1 मिनट से कम है, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका हाफ लाइफ टाइम आपका 1 मिनट से ज़्यादा है, 1 मिनट से ज़्यादा है। जनरली वो कॉम्प्लेक्स जिनका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से कम है उनको हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लेबाइल। और जिनका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं इनर्ट। उनको हम क्या बोलते हैं?
इनर्ट। अभी लेबाइल का मतलब क्या है और इनर्ट का मतलब क्या है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो लेबाइलनेस और इनर्टनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे अप्लाई होता है। जहाँ भी वर्ड आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ गया तो वहाँ लेबाइलनेस और इनर्टनेस ज़रूर अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं लेबाइल की, तो यहाँ हमने सीखा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से कम है तो वो तो हो गया लेबाइल, और जिसका ज़्यादा है वो हो गया इनर्ट। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे कोरिलेट करते हैं, तो ये कहा जाता है जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे वो फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं? फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स जिनका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट से ज़्यादा है और वो उनको हमने क्या बोला? इनर्ट, वो आपके पास स्लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने 2 टर्म से किए हैं भाई, एक तो लेबाइल आया और एक इनर्ट आया। लेबाइल हम किसको बोलेंगे? कोई भी कंपाउंड लेबाइल है उसको हम बोलेंगे कि वो आपके पास फास्ट सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, और कोई इनर्ट है वो आपके पास स्लो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। इसके बाद अगर मान लीजिएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स जिसकी हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट है, तो बेसिकली इन कॉम्प्लेक्स को हम बॉर्डर लाइन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी कि ये कई जगह लेबाइल का बिहेव कर देते हैं और इनर्ट का बिहेव कर देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इनके जो बिहेवियर होगा सब्स्टिट्यूशन का वो लेबाइल और इनर्ट के बीच में रहेगा, मॉडरेट बिहेवियर रहेगा इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनालिसिस हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहला जो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन किया वो हमने किया कि 2 तरीके से होंगे, एक लेबाइल और एक इनर्ट। लेबाइल आते ही फास्ट सब्स्टिट्यूशन, इनर्ट आते ही स्लो सब्स्टिट्यूशन। यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स इनर्ट है तो इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नो सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज आपके पास जो काइनेटिक टर्म होती है वो आपके पास होने या ना होने की बात नहीं करता। होने या ना होने की बात आपके पास कौन करता है? थर्मोडायनेमिक्स। तो काइनेटिक में आपके पास केवल ये बात करते हैं हम कि स्लो होगा या फास्ट होगा। तो जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन कैसा शो करेगा? फास्ट, और जो इनर्ट है वो आपके पास कैसा करेगा? स्लो। पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सही है। अगली बात, इसी के साथ अगर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की जाए तो वहाँ पे 2 टर्म और जनरेट होती हैं, ध्यान देना। वहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करें तो वहाँ पे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की बात की जाए, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की बात की जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर उसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ln K2/K1। यहाँ पे ये क्या है? K2 K1 के यहाँ पे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, यानी कि -ΔH/R। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं 1/T2 - 1/T1, या फिर ये एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं ΔH = -RT ln K इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, तो जनरली उन कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल। दूसरी बात, वो कॉम्प्लेक्स जिनका आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट कम है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं अनस्टेबल। एक टर्म और भी यूज की जाती है स्टेबल और अनस्टेबल की जगह। स्टेबल की जगह हम यूज करते हैं जनरली परफेक्ट। क्या यूज किया जाता है? वर्ड परफेक्ट। और अनस्टेबल के लिए जनरली आपके पास क्या वर्ड यूज किया जाता है? इम्परफेक्ट। तो बेसिकली आपके पास 4 टर्म यहाँ पे जनरेट हुई हैं। काइनेटिक एनालिसिस में हमने 2 बातें सीखी, लेबाइल और इनर्ट। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में हमारे पास 2 बातें आई हैं, एक आपके पास परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सही है। ध्यान देना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक टर्म एंड काइनेटिक टर्म। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली तो स्टेबल है,
थर्मोडायनेमिकली तो परफेक्ट है लेकिन काइनेटिकली वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल है। दूसरा ये भी हो सकता है आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली आपका अनस्टेबल है लेकिन काइनेटिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर्ट है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से पहली बात तो लेबाइल और इनर्ट का कोई किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है परफेक्ट और इम्परफेक्ट से या फिर स्टेबल और अनस्टेबल से, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब आपके पास, मान लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ +3, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ। अगर इसकी बात की जाए तो हम आगे सीखेंगे, अभी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं केवल। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, आपको पता है कोबाल्ट +3 D6 लो स्पिन है, D6 लो स्पिन है। ये कॉम्प्लेक्स आपका रिएक्ट स्लो करता है, रिएक्ट स्लो करता है, यानी कि ये कैसा हो गया, इनर्ट हो गया। ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो गया, इनर्ट हो गया। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है एसिडिक मीडियम के अंदर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, यानी कि रिएक्ट तो स्लो कर रहा है और वैसे कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली हम बता सकते हैं जो रेफरेंस बुक में आपका मेंशन दे रखा है। इसी के साथ एक एग्जांपल और है, FeH2O5 फ्लोरीन +2। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी अगर थर्मोडायनेमिकली की बात करें, इट इज वेरी स्टेबल, वेरी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। थर्मोडायनेमिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वेरी स्टेबल है। और दूसरी बात, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है, के इक्विलिब्रियम जो है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आपका काइनेटिकली लेबाइल भी है, यानी कि ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट शो करेगा। तो यानी कि यहाँ से जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई साहब कोई आपस में रिलेशन नहीं है थर्मोडायनेमिक टर्म का और काइनेटिक टर्म का। एक जगह होगा जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे थ्रू OSM मैकेनिज्म, वहाँ पे आपके पास काइनेटिक रेट कांस्टेंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन और पूरी केमिस्ट्री के अंदर आपके पास थर्मोडायनेमिक टर्म और काइनेटिक टर्म में कोई रिलेशन नहीं है। तो 4 टर्म आई, स्टेबल, अनस्टेबल, लेबाइल और इनर्ट। अब जो अगला काम जो हमारा बनता है, हमें ये चेक करना है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को कि लेबाइल होगा या इनर्ट होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लेबाइलनेस और इनर्टनेस पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान देना। अगर हम बॉन्डिंग थ्योरी की बात करें तो बॉन्डिंग थ्योरी से ये जो हम डिटर्मिनेशन करेंगे लेबाइलनेस और इनर्टनेस की, ये थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो भी सकता है कि कोई कंपाउंड आपके पास किसी कंडीशन में भी लेबाइल हो जाए और किसी कंडीशन में इनर्ट हो जाए। लेकिन सुनना यहाँ पे जो थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन है लेबाइलनेस और इनर्टनेस की, तो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग थ्योरी से अगर हम इन बातों को पढ़ें तो बॉन्डिंग थ्योरी आपके पास एक्सप्लेन नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स D1, D2, D3 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स आपके पास लेबाइल है और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स इनर्ट का बिहेव करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात VBT से अगर चले, ध्यान देना, ये आपको अप्लाई करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान लेबाइलनेस और इनर्टनेस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फिर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को एक्सचेंज कर रहा है, वो बोल सकते हैं। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में हम इनको अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो VBT के अकॉर्डिंग तो ये है कि आपके पास वो कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर वाला D यूज हो रहा है, यानी कि इनर D यूज हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स बताए गए इनर्ट। और जिनमें बाहर वाला D यूज हो रहा है sp3d2,
ये sp3d2, तो ये तो आपके पास बाहर वाला डी यूज हो रहा है, तो ये आपके पास हो गए लेबाइल, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जिनमें अंदर वाला डी यूज हो रहा है वो तो है इनर्ट, और जिसमें बाहर वाला डी यूज हो रहा है वो हो गए लेबाइल। लेकिन ध्यान से सुनना अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लीजिएगा हमारे पास D1 का कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान दीजिएगा D1 की अगर बात करें, मान लो स्कैंडियम H2O6 + 2 ये कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है, तो ये आपके पास D1 बनेगा। D1 बोले तो T2Z1 = 0। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हमने BBT में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, D1 D2 D3 ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो D2sp3 होगी, तो D2sp3 होगी, तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होना चाहिए, अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, इनर्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, लेबाइल। ऐसे ही D2 टाइटेनियम का, उसमें भी अंदर वाला डी यूज होगा यानी कि वो कॉम्प्लेक्स भी जब एक्सपेरिमेंटली डाटा फाइंड आउट किया गया, वो कॉम्प्लेक्स भी आपका कैसा, D2 कॉन्फ़िगरेशन का भी कैसा मिला, लेबाइल। तो यानी कि VBT आपकी पास फेल है, VBT लेबाइलनेस और इनर्टनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके बाद अगर CFT की बात की जाए, CFT की अगर हम बात करें तो CFT में सुनना जरा CFT ये कहती है कि अगर आपके पास, मान लीजिएगा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स था, रिएक्टेंट था, और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बना कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ध्यान दीजिएगा। तो CFSE ये कहती है कि अगर आपके पास जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, मान लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स था, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से अगर जाएगा आगे पढ़ेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बन जाएगा। अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, तो अगर CFSE CFT अकॉर्डिंग टू CFT ये कहती है, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की CFSE ज्यादा आ जाती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, यानी कि इंटरमीडिएट की CFSE रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसकी CFSE से ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो गया, लेबाइल। लेकिन अगर CFSE आपके पास रिएक्टेंट की ही ज्यादा है इंटरमीडिएट से, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो जाएगा, इनर्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली CFSE का डाटा हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम यहाँ पे इससे भी हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लेबाइल है और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास इनर्ट है। अगर हम बात करें LFT की, तो LFT जनरली आपके पास एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो LFT में हम ये कहते हैं भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ हम होमो और लुम्बो की बात करते हैं। तो LFT में हम ये कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें लो लाइंग लुम्बो है, यानी कि लो एनर्जी का लुम्बो प्रेजेंट है, तो वो आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट शो करेगा, यानी कि उसके पास अगर लो लाइंग लुम्बो है तो यानी कि कहने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स बिहेव करेगा किसका, लेबाइल का। अगर किसी के पास हाई लाइंग लुम्बो है तो फिर वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो शो करेगा और वो कैसा बिहेव करेगा, ऐसे इनर्ट। यानी कि तीनों थ्योरी से हम जो क्लासिफिकेशन कर पाए हैं, वहाँ तीनों थ्योरी से हम ये नहीं बता सकते कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इनर्ट होगा या फिर लेबाइल होगा। तो सबसे पहली बात हमें अब ये चेक करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स लेबाइल होते हैं जनरली, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स आपके पास इनर्ट होते हैं। D1 to D10 अब हमें ये चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला 2-3 पॉइंट आपको याद रखने, ये थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन है, ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में भी वेरी कर सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे जो हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स के रेट कांस्टेंट को कंपेयर करने के बाद जो डाटा हमें मेंशन हुआ है उससे हम क्या का पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं, कौन किसी कॉन्फ़िगरेशन लेबाइल होगी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट होगी। सुनना सी, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं D1 कॉन्फ़िगरेशन की, ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो पहला पॉइंट ये है लेबाइलनेस और इनर्टनेस को चेक करने का, किसी भी D1 से D10 के कॉम्प्लेक्स को चेक करने का पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास
अगर इनर डी यूज होता है, इफ इनर डी इज यूज, और अगर कॉम्प्लेक्स में T2Z वैकेंट रह जाता है, कॉम्प्लेक्स में T2Z ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है, तो हम वहां पे ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा लेबाइल। ध्यान देना, फिर से सुनना। मान लीजिएगा D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 में हम n-1d की बात करेंगे, n-1d की बात करेंगे यहाँ पे और ये हमारा आउटर डी है, NS, NP और ND। ध्यान देना, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया यहाँ पे। तो D1 के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो लेबाइल होंगे या इनर्ट होंगे, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें पता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनर डी यूज हुआ है, क्योंकि D1, D2, D3 VBT में पढ़ते हैं ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहां से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी होती है, D2sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3। तो D1 में यही D2sp3 हाइब्रिडाइज होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इनर डी यूज हुआ है और हमारे पास अंदर 2 डब्बे खाली मिल गए, यानी कि कहने का मतलब इफ इनर डी इज यूज्ड T2Z रिमेन वैकेंट देन द कॉम्प्लेक्स शुड बी लेबाइल। तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो गया, लेबाइल। अगर अंदर वाला डी यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे तो 6 लिगेंड आएंगे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो आपके पास ये 2 डब्बे खाली रह गए, अंदर वाला डी यूज हो और T2Z वैकेंट रह जाता है, तो हम वहां पे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा। सिमिलरली D1 आपका कैसा हो गया, लेबाइल। D2 की बात करते हैं। अगर D2 की बात करोगे तो यहीं पे मैं चेक कर रहा हूं, D2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे फिर से D2 में भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर से अंदर वाला T2Z एक वैकेंट हो गया, तो फिर से D2 कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी हो गई, लेबाइल। अगर मैं बात करूं D3 की, किसकी बात करें हम, D3 की बात करें, ध्यान देना, D3 की बात की जाए, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि D1 और D2 तो लेबाइल हो गए थे और D3 में अंदर वाला D यूज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, लेकिन यहाँ इसके अंदर कोई डब्बा वैकेंट, कंप्लीटली वैकेंट नहीं है। ये तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी कि कोई T2Z वैकेंट नहीं है। तो यहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कैसी बन जाएगी, इनर्ट। तो अभी तक आपने क्या सीखा, D1, D2, D3 में D1, D2 तो क्या होते हैं, D1, D2 दोनों लेबाइल और D3 क्या हो गया, इनर्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं D4 की, तो ध्यान दीजिएगा D4 में हमारे पास 2 केस हो जाते हैं, दोनों केस की बात करूंगा मैं। D4 में आपको पता है कि समझना एक बार, D4 का केस और समझना। D4 में आपके पास 2 केस होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, क्योंकि हम 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। D4 के साथ अगर आपके पास SFL आता है और WFL आता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन बनता है और एक हाई स्पिन बनता है। SFL के साथ लो स्पिन बनेगा, तो लो स्पिन बनेगा तो आपके पास अंदर वाला D यूज होगा। तो यहाँ पे आप सबको पता ही, आप VBT में पढ़ते हो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2sp3। अब देखो अंदर वाला D यूज हुआ है, कौन सा D यूज हुआ है, अंदर वाला D यूज हुआ है, क्या कोई ऑर्बिटल खाली अंदर वाला नहीं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी हो गई, इनर्ट, यानी कि D4 लो स्पिन कैसी हो गई, इनर्ट। इसके बाद अगर WFL की बात करते तो हमें पता है 1, 2, 3, 4। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास बाहर वाला D इन्वॉल्व हुआ है, तो ध्यान देना, अगर बाहर वाला D यूज होता है, हर जगह नहीं होगा ये, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। D4 हाई स्पिन की बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो ध्यान देना, अगर बाहर वाला D यूज होता है तो जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऑब्जर्व हुए, वो जनरली आपके पास लेबाइल हुए। ध्यान देना, तो पहला पॉइंट तो आपने क्या याद रखना है, अंदर वाला D यूज हो और अंदर T2Z वैकेंट हो जाए तो कॉम्प्लेक्स होगा लेबाइल। अगर बाहर वाला D यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स अगर बाहर वाला D यूज होगा तो भी कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लेबाइल। दूसरी बात, अगर अंदर वाला D यूज होता है और अंदर कोई भी ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट नहीं बचा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, इनर्ट। तो D4
लो स्पिन के साथ इनर्ट, हाई स्पिन के साथ लेबाइल। सिमिलरली D5 आ जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। D5 में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे अब यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए D5 हाई स्पिन में, तो यहाँ पे बाहर वाला D यूज हुआ है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी हो गई, लेबाइल, और ये भी कैसी हो गई, इनर्ट। तो D5 लो स्पिन इनर्ट, D5 हाई स्पिन लेबाइल। D6 की बात करें, D6 की बात की जाए, D6 की बात की जाए तो D6 में अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, तो आपको पता है टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम D6 में, 2 2 4 2 6, यहाँ पे आपके पास एक 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया हमने। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो D2sp3, और यहाँ पे कोई अंदर वाला d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इनर्ट। और फिर से D6 हाई स्पिन, बाहर वाला D यूज हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, लेबाइल। अब हम बात करते हैं D7 के केस की, ध्यान देना। अगर D7 के केस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। D7 हाई स्पिन, ध्यान देना, अगर हम CFT के अकॉर्डिंग की बात करें, CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, D7 अगर हाई स्पिन की बात करें, हाई स्पिन T2Z5 EZ2, यहाँ पे आपको पता है बाहर वाला D यूज हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो D7 हाई स्पिन तो कैसा हो गया, लेबाइल। अब लो स्पिन समझना भाई, D7 लो स्पिन इंपॉर्टेंट केस है, ये समझना। D7 लो स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे T2Z6 EZ1, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपके पास होता है D7 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। जनरली D7 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपने पढ़ा भी होगा, कोबाल्ट के साथ साइनाइड का कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग GTD पढ़ा था हमने वहाँ पे भी। जब हम GTD पढ़ते हैं, GTD के एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि D7 विद SFL कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग GTD। लेकिन अगर थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट फील्ड लिगेंड आता है तो वहाँ केस ऑफ ट्रांसफेरेंस बनता है, आपने पढ़ा भी था, वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो D7 के अंदर आपको पता है T2Z6 EZ1 है, और जब EZ1 आपके पास एसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, ध्यान देना, तो वहां पे आपने पढ़ा है GTD कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग GTD होता है। तो यही रीजन है कि D7 के जो कॉम्प्लेक्स हैं, D7 के जो कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास विद स्ट्रॉन्ग ZTD, D7 के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें आपके पास विद बोले तो D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे उनमें स्ट्रॉन्ग ZTD होगा। और आपको पता है ZTD क्या करता है, बॉन्ड को बढ़ाता है, या तो 2 बॉन्ड को बड़ा कर देता है, 2 बॉन्ड को छोटा कर देता है। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, अगर बॉन्ड बढ़ेंगे, ध्यान देना, जनरली इजी अनसिमेट्रिकल होता है तो आपको पता है जेड आउट होता है, अगर बॉन्ड बढ़ेंगे तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स पे सब्स्टिट्यूशन करवाना आसान हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स भी कैसा हो जाएगा, लेबाइल। तो D7 विद SFL और WFL, या फिर मैं कहूं D7 लो स्पिन और D7 हाई स्पिन, दोनों के दोनों केस आपके पास कैसे बन गए, लेबाइल। अब सुनना भाई अगली बात, जैसे अगर हम बात करें, VBT कह रही थी बाहर वाला D यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लेबाइल। अभी तक यही बात हम फॉलो कर रहे थे कि बाहर वाला D यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा लेबाइल। लेकिन सुनना, अगर D8 की बात की जाए, D8 की बात की जाए, सुनना जी, तो D8 की अगर हम बात करें, D8 में अब आपको पता है D8 में निकल का केस हम ले लें, निकल +2 है, 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं D8 में। अब आपको पता है कि D1 D2 D3 ऑलवेज D2sp3 होते हैं, और D8 D9 D10 ऑलवेज sp3 D2 होते हैं। तो यहाँ पे तो हमेशा कौन सा D यूज होता है, यहाँ पे तो हमेशा बाहर वाला D यूज होगा, और जब बाहर वाला D यूज होगा यहाँ पे, या बोले तो ND NP NS N-1D यानी कि sp3 D2, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके अकॉर्डिंग अभी तक VBT तो ये कहती है बाहर वाला D यूज होगा तो लेबाइल होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास क्या केस राइज होगा। अगर निकल +2 की बात की जाए, निकल +2 D8 है, तो इसकी बात की जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन लेबाइल होगी या इनर्ट होगी, तो ध्यान देना यहाँ फैक्टर डोमिनेट कर जाता है Z इफेक्टिव,
कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है? जेड इफेक्टिव, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जनरली जाते हैं तो जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटल टू लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ध्यान देना D8 का केस भी आपके पास कैसा हो जाता है? D8 कॉन्फ़िगरेशन भी जनरली हम किस में काउंट करते हैं? इनर्ट। और वैसे ही आपके पास मॉडरेट इनर्ट बनता है, मॉडरेट आता है, यानी कि लेबाइल और इनर्ट के बीच में रहता है D8। तो ये कहानी बनेगी। इसके बाद अगर D9 की बात करें हम, तो D9 में आपको फिर से वही बात होगी। D9 आपको पता ही है, T2G6 EZ3, और आपको पता है EZ अनसिमेट्रिकल फील्ड है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ZTD होता है। तो T2G6 EZ3 यानी कि मान लीजिएगा कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, आपसे पूछा जाए कि ये लेबाइल होगा या इनर्ट होगा तो कंपैरेटिवली स्टडी हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आप कहोगे कि ड्यू टू ZTD ये कॉम्प्लेक्स भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये आपके पास कैसा हो गया? लेबाइल। इस कॉम्प्लेक्स की भी काइनेटिक रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। और जनरली D10 में रेयरली आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया? अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना TM कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है? TM कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। और उसमें हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन, ध्यान देना एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में भी वेरी, थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है ऑन द बेसिस ऑफ इनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान देना जो डाटा बुक में मेंशन है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि D1 D2 और D4 D5 D1 D2 D4 D5, और इसके बाद अगर हम बात करें D4 D5 और D6 और D7, ध्यान देना D1 D2 D4 D5 D7, और ये कैसे? हाई स्पिन। कैसे भाई? हाई स्पिन, यानी कि विद WFL। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पास, और D9 भी, इसी में कौन सा केस गया है? D9। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन गई? लेबाइल। और इनर्ट में कौन कौन से केस गए हैं? ध्यान देना D3 मोस्ट इनर्ट है, ध्यान देना D3 आपके पास इनर्ट है, और D6 D5 D4 D6 और D8, और ये D5 D4 D6 ये आपके पास कैसे बने भाई? लो स्पिन। कैसे बने? लो स्पिन। और इसी में ये सारे के सारे केस आपके पास कैसे गए हैं? इनर्ट। अब कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा इनर्ट होगा, कौन ज़्यादा लेबाइल होगा, वो कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है। दूसरा D7 का जो केस है, ध्यान देना हाई स्पिन भी और D7 लो स्पिन भी, ये भी किस में गया है? दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसी हैं? लेबाइल। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको याद रखना है कि फॉर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है, एक लिगेंड आएगा दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट की वो हमारी थी लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस। तो यहाँ आपने देखा सबसे पहली बात D1 G2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी है, D1 D2 लेबाइल, D3 इनर्ट, D4 से D6 तक लो स्पिन इनर्ट, हाई स्पिन लेबाइल, D7 लो स्पिन हाई स्पिन बोथ आर लेबाइल, D8 इनर्ट, D9 लेबाइल। D9 लेबाइल क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ZTD। अब देखो एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेनेडियम के दो कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान देना वेनेडियम H2O6+2। उससे पहले एक बात और यहाँ पे सीखेंगे कि अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको लेबाइलनेस और इनर्टनेस चेक करना है, हाउ टू चेक लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस इन TM कॉम्प्लेक्स। TM कॉम्प्लेक्स में हम लेबाइलनेस और इनर्टनेस कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा
अगर टीएम कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, हमें लेबाइलनेस और इनर्टनेस चेक करना है, तो कैसे हम इसको चेक करेंगे? तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, ध्यान देना, यहाँ पे हम फर्स्ट वी चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है, कौन सी लेबाइल है, किसमें, टीएम कॉम्प्लेक्स में। दूसरा, इफ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, तो फिर हम किन किन फैक्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है तो हम चेक करेंगे, देन वी चेक Z इफेक्टिव। क्या चेक करेंगे? Z इफेक्टिव। फिर हम चेक करेंगे Z इफेक्टिव, और हमें पता है Z इफेक्टिव दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट पे, चार्ज पे, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब आपको ये चेक करना है कि लेबाइलनेस और इनर्टनेस Z इफेक्टिव से कैसे कोरिलेट करता है। तो ध्यान देना, चाहे आप लेबाइलनेस की बात कर लो, चाहे इनर्टनेस की बात कर लो, दोनों टर्म आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा लेबाइल होगा उतना ही कम इनर्ट होगा। कहने का मतलब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लेबाइलनेस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनर्टनेस के। अब आपको पता है इनर्टनेस, लेबाइलनेस का मतलब क्या था, कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा लेबाइल होगा उतना ही फास्ट सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, और कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा इनर्ट होगा उतना ही लेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ध्यान देना। अब देखो, अगर मेटल के ऊपर Z इफेक्टिव ज़्यादा है, यानी कि चार्ज वहाँ पे ज़्यादा है, तो मेटल टू लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो करेगा, और सब्स्टिट्यूशन स्लो करेगा यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर्ट, यानी कि उसमें इनर्टनेस का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इनर्टनेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, या फिर ये कह सकता हूँ लेबाइलनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। सही है। तो टीएम कॉम्प्लेक्स में पहला तो काम होगा, हमें क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हमें किस पे जाना है, Z इफेक्टिव पे। सही है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ टीएम कॉम्प्लेक्स से लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार वाटर एक्सचेंज रिएक्शन से सवाल आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नेट गेट में आप देखोगे, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप रेट आ जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सीधा सा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर, या फिर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो तो ध्यान रखना वहाँ लेबाइल और इनर्टनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स है आपके पास, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, वेनेडियम H2O6 +3 और वेनेडियम H2O6 +2, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं। आपसे पूछा जाए बताइएगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में रेट किसका ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, रेट की अगर बात की जाए तो रेट का मतलब ये है कि आपके पास ये, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इन दोनों में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए इनको अरेंज कीजिएगा इन द ऑर्डर ऑफ लेबाइलनेस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हमने टीएम कॉम्प्लेक्स में क्या चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप चेक करोगे वेनेडियम +3 है, तो वेनेडियम +3 आपको पता है, वेनेडियम +3 की बात की जाए तो यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, D2 कॉन्फ़िगरेशन बना, और ये वेनेडियम +2 है तो ये क्या बना, D3। अब आपको पता है कि D3 कॉन्फ़िगरेशन कैसा बिहेव शो करता है, इनर्ट, और D2 कॉन्फ़िगरेशन कैसा बिहेव करता है, लेबाइल। तो यानी कि अगर इनमें से पूछा जाए लेबाइलनेस का ऑर्डर, लेबाइलनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लेबाइल कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास, फर्स्ट विल बी मोर लेबाइल देन सेकंड,
इनर्टनेस का पूछा जाता तो हमारे पास सेकंड विल बी मोर इनर्ट देन फर्स्ट। आपसे पूछा गया इनमें से वाटर एक्सचेंज का रेट का ऑर्डर क्या होगा, अरेंज कीजिएगा इनको। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा, तो फास्ट कौन सा शो करेगा, जो आपके पास लेबाइल होगा, और लेबाइल कौन सा होगा, फास्ट। अब आप कहोगे है कि इसमें तो वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रहे टीएम कॉम्प्लेक्स में पहला पॉइंट ही हमारा क्या था कि हमें क्या चेक करना होता है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, दूसरा फैक्टर आता है हमारा जेड इफेक्टिव। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसी बात को समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, समझना एक बार यहाँ पे, अगर आपसे ये मेंशन करके देता है सुनिएगा, एक कॉम्प्लेक्स और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मान लीजिएगा ये है वैनेडियम H2O6 +2 और दूसरा है क्रोमियम H2O6 +3। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में से लेबाइलनेस या फिर इनर्टनेस का ऑर्डर क्या होगा। मान लीजिएगा हमें इनर्टनेस का ऑर्डर लिखना है, इनर्टनेस का ऑर्डर लिखना है। मान लीजिएगा इनके वाटर एक्सचेंज का रेट लिखना है, वाटर के एक्सचेंज रिएक्शन का रेट लिखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट लिखना है। सुनिएगा, आपको पता है वैनेडियम +2 में है D3, क्रोमियम +3 में है D3। ओहो, क्या मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गई यहाँ पे, सेम। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जेड इफेक्टिव। और हमने पढ़ा कि इनर्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी कि यहाँ से दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, क्रोमियम की, यानी कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम +3 ज्यादा इनर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की क्या बन गई, सेम। तो इनर्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा अब यहाँ पे ज्यादा, सेकंड। तो लेबाइल कौन ज्यादा होगा, लेबाइल की बात करें या फिर रेट की बात करें वाटर एक्सचेंज की, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट विल बी मोर देन सेकंड। इससे रिलेटेड आपके नेट के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है, जो वैनेडियम +3 का जो कॉम्प्लेक्स है वो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में, इसे पहले पढ़ा था, वैनेडियम +3 का जो कॉम्प्लेक्स था वो आपका 6 टाइम्स मोर फास्ट रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू +2 इन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। इसका रेट इससे 6 गुना होता है। तो ध्यान रखना, हमें ध्यान क्या रखना है, लेबाइल और इनर्टनेस को चेक करने के लिए टीएम कॉम्प्लेक्स में पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे वहां पे जेड इफेक्टिव की। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, टीएम कॉम्प्लेक्स में जनरली यहाँ पे अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी कि 3D से 4D 5D कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे मेटल वेरी कर रहे हैं, 3D 4D 5D सीरीज में जा रहे हैं, तो हमें पता है जब हम डाउन द सीरीज यहाँ जाते हैं तो हमें पता है जेड इफेक्टिव आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव आपके पास डाउन द सीरीज जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनर्टनेस आपके पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इनर्टनेस बढ़ेगा, तो लेबाइलनेस क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मान लो आपसे पूछा जाए कि 2 कॉम्प्लेक्स है, एक निकल का कॉम्प्लेक्स है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा प्लेटिनम का ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, मान लो यही पूछ लिया गया आपसे, और इसमें पूछा जाए कि बताइएगा लिगेंड एक्सचेंज रेट किसका ज्यादा होगा। अब आपको पता है मेटल निकल किसका है, 3D का है, प्लेटिनम किसका है, 5D का। तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन कौन सा कॉम्प्लेक्स फास्ट शो करेगा, सेकंड विल बी फास्टर एज कंपेयर, सॉरी फर्स्ट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे 3D से 5D जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इनर्टनेस बढ़ेगा, तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये तो कहानी थी आपके पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद अगर नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाता है, अगर नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स की बात करें, नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स का और एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ध्यान देना, फॉर नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब हमें पता है नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वहां डीप लो के मेटल नहीं होंगे, तो हमें पता है नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स में हम डाउन द ग्रुप जाएंगे
एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो हमें पता है साइज इंक्रीज करता है तो z इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, तो वहां पे आपके पास z इफेक्टिव डिक्रीज कर गया तो लेबाइलनेस का ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सॉरी, z इफेक्टिव डिक्रीज कर गया तो लेबाइलनेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और इनर्टनेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सही है। मान लीजिएगा आपको 3 कॉम्प्लेक्स एक्वा कॉम्प्लेक्स मेंशन करके दे दे और आपसे पूछा जाए कि बताइएगा इनमें से सबसे, मान लो एक सोडियम है H2O6+1 है, दूसरा आपको मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स दे दिया H2O6+2, और तीसरा आपको दे दिया एल्यूमिनियम का H2O6+3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपसे पूछा जाए बताइए वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का रेट किस में ज़्यादा होगा, तो हमें सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस की बात होगी, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो हम बात करेंगे सीधा लेबाइलनेस और इनर्टनेस की, या फिर आपसे ऑर्डर ऑफ लेबाइलनेस पूछ ली इन कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Na+1 है, यहाँ Mg+2 है, और यहाँ एल्यूमिनियम+3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपके पास Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो लेबाइलनेस डिक्रीज कर जाएगी और इनर्टनेस बढ़ती जाएगी। तो रेट जो आएगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का सबसे ज्यादा क्या कौन आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपसे ऑर्डर ऑफ लेबाइलनेस भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पे याद रखना है, सेंट्रल एटम विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव स्लोअर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस की बात की जाए तो नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स में तो आपको याद रखना है जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो स्लोअर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन शो करेगा। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है, ये भी बुक से ही है। AlF6-3 आपको मेंशन करके दिया, दूसरा आपको मेंशन करके दिया है SiF6, यहां पे लिखता हूं SiF6-2, तीसरा आपको फॉस्फोरस PF6-1 और तीसरा SF6। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइएगा इनका लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन का ऑर्डर रेट क्या होगा। तो ध्यान रखना, हमें पता है यहां से यहां जा रहे हैं तो सेंट्रल मेटल के पे जो चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे सिलिकॉन पे कैलकुलेट करेंगे +4, फॉस्फोरस पे कैलकुलेट करेंगे +5 और सल्फर पे +6। यानी कि हम जब जा रहे हैं फर्स्ट टू फोर्थ जा रहे हैं तो सेंट्रल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बोले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो लिगेंड का जो एक्सचेंज रिएक्शंस का जो रेट होगा वो आपका डिक्रीज करता जाएगा। तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस का रेट रेट में सबसे आगे कौन आएगा, जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। या फिर ये भी कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इनर्टनेस बढ़ रहा है, और लेबाइलनेस घट रहा है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बुक का ही एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। आपको मेंशन करके दे रखा है स्कैंडियम H2O6+2, दूसरा आपको यहां मेंशन करके दे रखा है कैल्शियम H2O6+2, और तीसरा आपको मेंशन करके दे रखा है मैग्नीशियम H2O6+2। ये आपको कॉम्प्लेक्स मेंशन करके दे रखे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, तो इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास सेंट्रल एटम की सेम है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गई तो यहाँ हम साइज की बात करेंगे, और यहाँ अगर साइज की बात करें तो साइज सबसे बड़ा किसका है, स्कैंडियम +2 का, फिर कैल्शियम +2 का, सबसे छोटा किसका है, मैग्नीशियम +2 का। यानी कि अब जितना साइज आपके पास बड़ा होगा वहां पे उतना ही Z इफेक्टिव कम होगा। यानी कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं स्मॉलर आयन हैव स्लोअर एक्सचेंज रिएक्शन रेट, यानी कि जो आयन जिसका साइज छोटा है उसका आपके पास जो रेट होगा एक्सचेंज का वो भी क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ पे अगर इनके रेट एक्सचेंज की बात की जाए तो रेट सबसे ज्यादा किसका आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो आयन जितना छोटा होगा उसका
जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज रिएक्शन का रेट होगा, उतना ही आपके पास स्लो होगा। तो ये सारी कहानी थी आपके पास टीएम कॉम्प्लेक्स में। टीएम कॉम्प्लेक्स में हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। नॉन टीएम कॉम्प्लेक्स में हम केवल ऑक्सीडेशन स्टेट जेड इफेक्टिव चेक करेंगे। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना आ जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाए, तो वहाँ लेबाइल और इनर्टनेस को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। उसके बाद एक बात और याद रखनी है लास्ट, अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +4 है, 4 के बराबर या 4 से ज्यादा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज इनर्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर जेड इफेक्टिव आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वहां पे रेट ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन का रेट वहां पे क्या हो जाएगा, स्लो। तो ये सारी बातें आपको लेबाइलनेस और इनर्टनेस से याद रखनी है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकल के लेके आए तो एक टेबल आपकी बुक में पढ़ोगे तो मिसलर टार्क में लेबाइलनेस और इनर्टनेस से एक टेबल भी मेंशन करके दे रखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया है। ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 एक एक चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है और हमें कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।